नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संघर्ष की जो सीधे युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जा रहा, लेकिन इसके असर पूरे मध्य पूर्व और दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। यह है ईरान और इजराइल के बीच का प्रॉक्सी संघर्ष। भूमिका: ईरान और इजराइल के बीच ये टकराव सीधे नहीं बल्कि विभिन्न देशों और संगठनों के जरिए लड़ा जा रहा है। इसे ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर या कोल्ड वॉर भी कहा जाता है। ईरान ने लेबनान की शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी संगठनों जैसे हमास को समर्थन दिया है। वहीं इजराइल ने ईरानी विद्रोही समूहों जैसे पीपुल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान का समर्थन किया है। साथ ही सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या भी की है। साल 2018 में तो इजरायली सेना ने सीरिया में ईरानी सेनाओं पर सीधा हमला भी किया था। इतिहास और बदलते रिश्ते: ईरान में 1969 से पहले जब वहां शाह का शासन था, तब इजराइल और ईरान के संबंध काफी अच्छे थे। दोनों देश अरब देशों को साझा खतरे के रूप में देखते थे। लेकिन 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल से सभी संबंध तोड़ दिए। हालांकि ईरान इराक युद्ध के समय दोनों देशों के बीच गुप्त संबंध जारी रहे। उसी दौरान ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को इजरायली आक्रमण के खिलाफ खड़ा करने में मदद की। 1982 में इजराइल के लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने शिया मिलिशिया को हथियार और ट्रेनिंग दी। यह सहयोग आगे भी जारी रहा जब इजराइल ने 2006 में हिजबुल्लाह से युद्ध लड़ा। इसी तरह इजराइल ने गजा में फिलिस्तीनियों के साथ कई बार संघर्ष किया। 2008, 9, 2012, 2014, 2021 और 2023 से अब तक। इस संघर्ष के पीछे कारण: ईरान और इजराइल के बीच आज जो टकराव है, उसके पीछे कई परतें हैं। पहले दोनों को सोवियत संघ और इराक जैसे साझा दुश्मन एकजुट रखते थे, लेकिन 1990 के दशक में सोवियत संघ टूट गया और इराक कमजोर हो गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच खाई और गहरी हो गई। ईरान लंबे समय से फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़ा रहा है। 1949 में ईरानी धर्मगुरु अयातुल्लाह महमूद तालेकानी ने वेस्ट बैंक की यात्रा की थी और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की स्थिति देखकर वे बहुत प्रभावित हुए थे। इसके बाद उन्होंने ईरान में ज़कात जैसी सहायता इकट्ठा कर फिलिस्तीन भेजना शुरू किया। 1969 में ईरानी क्रांति के बाद अयातुल्लाह खुमैनी ने इजराइल को एक औपनिवेशिक ठिकाना कहा और ईरान ने इजराइल को मान्यता देना बंद कर दिया। उसे ज़ायोनी शासन और कब्जा की गई फिलिस्तीन कहा जाने लगा। इसके बावजूद ईरान इराक युद्ध के दौरान इजराइल ने चुपचाप ईरान को हथियार और सैनिक ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, इजराइल ने इराक के परमाणु संयंत्र को भी तबाह किया, जिससे ईरान को प्रत्यक्ष लाभ हुआ। 1982 में इजरायली हमले के बाद पीएलओ को लेबनान से निकाल दिया गया। इससे इजराइल को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन वहां के शियाओं पर इजरायली सहयोगी गुटों द्वारा किए गए नरसंहारों की वजह से एक नई और स्थानीय प्रतिरोध शक्ति का उदय हुआ, लेबनानी हिजबुल्लाह। इसने धीरे धीरे इजराइल के लिए पहले से भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया। ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में ऐसे सहयोगियों और प्रॉक्सी गुटों का एक नेटवर्क खड़ा किया है, जिसे वह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का धुरा कहता है। इसका मकसद है अमेरिका और इजराइल के प्रभाव का विरोध करना। इजराइल को इस नेटवर्क से गंभीर खतरा महसूस होता है, क्योंकि ईरान इन गुटों को हथियार, फंडिंग और ट्रेनिंग देता है। इनमें से कई प्रॉक्सी गुट बाद में राजनीतिक पार्टियों में बदल गए, जिससे उन्हें वैधता भी मिल गई और आतंकी गतिविधियों को छुपाने का मौका भी। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान खुद एक बड़ा युद्ध नहीं चाहता। उसकी रणनीति है सीमित टकराव से अमेरिका और इजराइल को दबाव में लाना। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है। इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन और इटली भी इजराइल को हथियार सप्लाई करते हैं। पीएलओ और ईरान दोस्ती से दुश्मनी तक की शुरुआत 1960 से 1980 के बीच। ईरान और इजराइल के बीच चल रही दुश्मनी की कहानी कोई आज की नहीं है। ये एक लंबा इतिहास है, जिसमें आतंक, राजनीति, क्रांति और संघर्ष सब कुछ शामिल है। इस सीरीज के पहले भाग में हम बात करेंगे
ईरान और पीएलओ यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रिश्ते की, जो 1960 के दशक में शुरू हुए थे। 1960 के दशक में जब ईरान पर शाह का राज था, तब भी कई ईरानी, चाहे वो वामपंथी हों या धार्मिक विचारधारा वाले, इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए पीएलओ में शामिल हो गए थे। इनमें से कुछ लोगों ने लेबनान और जॉर्डन में ट्रेनिंग ली और बाद में ईरान लौटकर शाह के खिलाफ संघर्ष किया। फरवरी 1969 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति सफल हुई, तो सबसे पहले विदेशी मेहमान के रूप में तेहरान पहुंचे यासर अराफात। अराफात वो पहले विदेशी नेता बने जिन्होंने नई इस्लामी सरकार को समर्थन दिया। उसी दौरे में ईरान ने इजराइल से अपने सारे संबंध तोड़ दिए और तेहरान स्थित इजरायली दूतावास को बंद कर पीएलओ को सौंप दिया। पीएलओ को लगा कि ईरान की क्रांति उनके लिए प्रेरणा बन सकती है। एक धर्मगुरु जिसे अमेरिका समर्थन प्राप्त एक शक्तिशाली राजा से जीत मिली, शायद वही उम्मीद पीएलओ भी इजराइल के खिलाफ देख रहा था। उस वक्त अरब देशों में निराशा फैली थी। 1967 में इजराइल ने अरब देशों को हराया, 1970 में जॉर्डन ने पीएलओ को बाहर निकाल दिया और 1978 में मिस्र ने इजराइल को मान्यता दे दी। ऐसे में ईरान की क्रांति पीएलओ के लिए नई रोशनी थी, लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। 1979 में जब तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर छात्रों ने कब्जा किया, तो पीएलओ ने मध्यस्थता की कोशिश की, पर विफल रहे। उसी दूतावास से कुछ गुप्त दस्तावेज भी सामने आए, जिनसे पता चला कि इजराइल शाह की सरकार को गुप्त सहायता दे रहा था। इससे ईरान में इजराइल के प्रति गुस्सा और बढ़ गया। 1980 में जब ईरान और इराक के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो यासर अराफात ने दोनों के बीच शांति कायम करने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। आखिरकार अराफात इराक के पक्ष में खड़े हो गए, जो ईरान को अच्छा नहीं लगा। फिर भी ईरान ने फिलिस्तीनी आंदोलन को समर्थन देना जारी रखा। ईरानी क्रांति के बाद इजराइल दुश्मन घोषित 1979 से 1989 के बीच। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान की विदेश नीति पूरी तरह बदल गई। शाह की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद अयतुल्लाह खुमैनी ने एक नया रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो अमेरिका और इजराइल दोनों के विरोध से भरा था। इसी दौरान ईरान ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन और लिटिल सैटन घोषित किया। इसी के साथ ईरान ने इजराइल से अपने सभी राजनयिक संबंध तोड़ दिए। इजरायली दूतावास को बंद कर दिया गया और उसे पीएलओ को सौंप दिया गया। इसके साथ ही ईरान ने इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया और ईरानी नागरिकों को अधिकृत फिलिस्तीन यानी इजराइल की यात्रा पर रोक लगा दी गई। इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद ईरान ने लेबनान के शिया संगठनों को संगठित करना शुरू किया। पहले बिखरी हुई इन गुटों को एकजुट किया गया और इन्हें वैचारिक प्रशिक्षण, हथियार, वित्तीय सहायता और संगठनात्मक ढांचा दिया गया। इसी प्रक्रिया में हिजबुल्लाह नाम का शक्तिशाली संगठन उभरा, जिसने आगे चलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कई हमले किए। 1982 में जब इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया, तो वहां के शिया समुदाय के नेता मदद के लिए ईरान की ओर देखने लगे। ईरान ने अपने रक्षा मंत्री और सैन्य अधिकारियों को सीरिया भेजा ताकि हिजबुल्लाह को सहायता दी जा सके। लेकिन खुमैनी ने यह मान लिया कि ईरान इराक के साथ पहले से ही एक युद्ध लड़ रहा है और एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध संभव नहीं था। हालांकि इजराइल ने पीएलओ को दक्षिण लेबनान से खदेड़ दिया और 1985 में आंशिक वापसी भी की, लेकिन इससे वहां की स्थिति और बिगड़ गई। हिजबुल्लाह और अन्य शिया गुटों ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। ईरान ने हिजबुल्लाह को लगातार हथियार, विस्फोटक और ट्रेनिंग दी। 1985 में हिजबुल्लाह ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उनका एक प्रमुख लक्ष्य था इजराइल का लेबनान से अंतिम प्रस्थान और अंततः उसका पूर्ण विनाश। रिपोर्ट्स के अनुसार
ईरान ने हिजबुल्लाह को $400 मिलियन से भी अधिक की मदद दी थी। 1990 के दशक की शुरुआत तक हिजबुल्लाह सीरिया और ईरान के समर्थन से लेबनान में सबसे ताकतवर सशस्त्र संगठन बन चुका था। 2000 के बाद हिजबुल्लाह, शबाब फार्म्स और छाया युद्ध। 2000 में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इसके साथ ही वहां की स्थानीय सेना साउथ लेबनन आर्मी का अस्तित्व समाप्त हो गया। हिजबुल्लाह ने उस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद से शबाब फार्म्स नामक क्षेत्र को लेकर टकराव जारी रहा। 2005 में ईरान में कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदीनेजाद के राष्ट्रपति बनने के बाद इजराइल के साथ तनाव और भी बढ़ गया। अब दोनों देश सिर्फ विचारधारा या समर्थन तक सीमित नहीं थे, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टकराव, साइबर युद्ध और गुप्त अभियानों में भी उतर चुके थे। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने सीधे हिजबुल्लाह की मदद की। माना जाता है कि ईरानी अधिकारी न सिर्फ मिसाइल दागने में मदद कर रहे थे, बल्कि उन्होंने INS हानिट युद्धपोत पर C-802 एंटीशिप मिसाइल से हमला करने में भी प्रमुख भूमिका निभाई। इस हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस युद्ध में 6 से 9 ईरानी गार्ड्स भी मारे गए, जिनके शवों को पहले सीरिया और फिर तेहरान भेजा गया। 2007 में इजरायली वायुसेना ने सीरिया में एक संदिग्ध परमाणु रिएक्टर को नष्ट कर दिया, जिसमें 10 उत्तर कोरियाई नागरिकों के मारे जाने की खबरें भी आईं। हम इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगला भाग बहुत जल्द आपके लिए आएगा, जिसमें हम इस संघर्ष के और भी महत्वपूर्ण पहलुओं और हालिया घटनाओं पर विस्तार से बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में फिर मिलते हैं, तो इस कहानी का सिलसिला जारी रहेगा।